पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे जीआईटी डिसऑर्डर्स के लिए। अगर तो कोई पेप्टिक डिजीज़ है ना पेशेंट को, उसके लिए क्या यूज़ होंगे। हम एंटासिड दे सकते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। H2 ब्लॉकर दे देंगे जिसमें हमारे पास सेमिटिडीन रेमिटिडीन आ जाएगा। पीपीआई दे देंगे ओमेप्राजोल, या हम दे देंगे म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट बिस्मिथ सैक्राल्फेट मिसोप्रिस्टोल, या हम एंटीबायोटिक्स दे देंगे। अब हम इनको उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे हम ये टॉपिक्स करेंगे उसके साथ साथ ना क्लासिफिकेशन आपको याद होती जाएगी। मोटिलिटी में मेटाक्लोप्रामाइड कोलिनोमाइमेटिक्स, मेटाक्लोप्रामाइड जो सा D2 एंटागोनिस्ट होता है। फिर उसके बाद IBS के लिए आपने एंटीकोलिनर्जिक सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट और लोबिप्रिस्टोन देना है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के लिए आपने देना है 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, कोर्टिकोस्टीरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अदर्स में देना है पैनक्रियाटिक लाइपेज में लैक्सेटिव, एंटी डायरियल और यूरोसोडाइल आपने देख लेना है। एंटीएमेटिक में आपने देख लेने हैं जी सीरोटोनिन ब्लॉकर, डोपामिन ब्लॉकर, D2 ब्लॉकर जिसमें प्रोकार्बेजिन, उसके बाद H1 ब्लॉकर डाइफेनिहाइड्रामिन, एंटीमस्कुलिन स्कोपोलामिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स डेक्सामेथासोन, कैनाबिनॉइड्स जिसमें आ जाता है ड्रोनाबिनोल, और न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसमें एप्रीपिटेंट हमारे पास आ जाते हैं, और ये इमरजेंसी कीमोथेरेपिटिक रेजीम्स में यूज़ होते हैं। डिजीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ना ये समझें कि एसिड ना वैसे नॉर्मली कैसे रिलीज़ होता है। इस डायग्राम से हम लिपन से समझेंगे। सबसे पहले हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, एसिटाइलकोलिन, ये सारे प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करते हैं और एसिड को ज़्यादा करते हैं। कौन कौन से हो गए हमारे पास, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, ये उसकी सिंथेसिस को ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोटीन पम्प को, और एसिड को ज़्यादा सिंथेसाइज करवा रहे हैं। और जो सा हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, ये GI के साथ है, ये साइक्लिक AMP के लेवल को कम कराता है, और ये हमारे पास प्रोटोन पंप की एक्टिविटी को कम कराता है। तो अब हमें इसका और ये गैस्ट्रिन का, ये अब हमें ना इसका देना पड़ेगा इनहिबिटर, और इसका एनालॉग, इसका सबका बदला लेगा तेरा फैसू, वो साहब हो गया ना। फिर उसके बाद अब हम ना इसके ड्रग्स जो सी यूज़ होती हैं वो देख लेते हैं डिटेल में। एंटासिड देख लेते हैं। एंटासिड हम क्विक रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। ये जो सा हमारे पास सक्रीट हो गया होगा ना एसिड, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उस स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं जी, इनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं। इन दोनों को हम कंबाइनली यूज़ करते हैं। क्यों कंबाइनली यूज़ करते हैं, क्योंकि ए से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम सी के पास है ज़्यादा ना, तो एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन कराता है, और मैग्नीशियम जो से ये डायरिया कराता है। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को जो से वो कम कर देते हैं। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये ना गट से अब्जॉर्ब हो जाता है और इसके सिस्टेमिक इफेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, जिसमें साइमेटिडीन, रेनिटिडीन, फोमिटिडीन, निजाटिडीन, ये हम कहाँ ये H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, मैंने आपको बताया था ना H2 का ये हिस्टामिन का ब्लॉकर होगा। ये देखिए जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाएगी तो हमारे पास पंप के ये सिंथेसिस जो है वो एसिड की कम होगी। तो इस तरह ये हमारे पास यूज़ हो जाता है पेप्टिक डिजीज़ में, गर्ड में, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में, नॉन अल्सर डेस्पेप्सियाज में, स्ट्रेस से रिलेटेड अल्सर में, गर्ड में, पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में, और नॉन अल्सर डिस्पीजिया में। साइमेटिडीन जो है वो गाइनोकोमेस्टिया करवा सकता है। हमारे पास इसकी ड्रग इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमेटिडीन सबसे पहले P450 को इनहिबिट करता है, वारफेरिन के लेवल को ज़्यादा करता है। जो भी हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करेंगी, जो भी ड्रग, वो कीटोकोनाजोल की एब्जॉर्प्शन को भी कम करेंगी। इसके बाद ये हमारे पास हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन PPI इन तमाम डिसऑर्डर में PPI जो हैं वो प्रीफर्ड किए जाते हैं। उसके बाद प्रोटोन पंप इनहिबिटर के हमने डायरेक्टली जो सा प्रोटोन पंप सेक्रेट कर रहा था उसको इनहिबिट कर दिया। फिर हम देख लेते हैं ये प्रोटोन पंप है, इसको ही हमने डायरेक्टली इनहिबिट कर दिया। उसके बाद जी ये जो से होती इसमें आते हैं ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेनो ओमेप्राजोल और लेबिप्राजोल आ जाते हैं। ये लिपोफिलिक वीक बेसिस होती हैं जो कि पाराइटल सेल के कैनुकुलाई में डिफ्यूज़ हो जाती हैं। वहाँ पे ये प्रोटोनेटेड हो जाती हैं और कंसनट्रेटेड हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये कन्वर्जन के थ्रू
पाराइटल सेल पे जो से हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase होते हैं उनको इनएक्टिवेट करते हैं। कैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये गई वीक बेसिस है, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हुई, पाराइटल सेल के कैनुकुलाई में गई और वहाँ पे ये कन्वर्ट हुई, इरिवर्सिबल ये कन्वर्ट हुई और इसने पाराइटल सेल पे जो हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase है उसको इनहिबिट कर दिया। ठीक है, कुछ इसकी होती हैं ओरल फॉर्मुलेशन, वो एंटेरिकोटेड होती हैं ताकि स्टमक में डिस्ट्रॉय ना हो बल्कि ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, गर्ड में, पेप्टिक अल्सर में, डिस्पेप्सियाज में और स्ट्रेस रिलेटिंग म्यूकोजल ब्लीडिंग, मतलब सेम वही यूजेस हैं जो हमारे पास हिस्टामिन एंटागोनिस्ट के थे, पर ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं जी, तो इसकी यूजेस तो हमने देख ली। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, गैस्ट्रोनीमिया। विटामिन B12 की ये डेफिशिएंसी कराती हैं, क्योंकि फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कराती है, उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देती। और उसके बाद उनसे ये जो सी होती है ये भी हमारे पास P450 को इनहिबिट कराती हैं। ठीक है, क्लोपिडेग्रेल जो सा होता है ये भी P450 से मेटाबॉलिज्म होता है, ये उसको जो सा P450 को इनहिबिट कराती हैं, तो इसके लेवल को ज़्यादा करा सकती हैं। एलुमिनियम जो सा होता है ये सर्कलाफेट, एलुमिनियम सक्रोज और सुक्राफलेट जो से होते हैं ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं हमारे पास। उसके बाद मिसोप्रिस्टोल एनालॉग था, मैंने आपको बताया था ये सिंथेसिस को कम कर रहा है तो हम इसके एनालॉग यूज़ करेंगे। मिसोप्रिस्टोल जो सा वो इसका एनालॉग होगा प्रोस्टाग्लैंडिन E का, और ये हमारे पास हम जो सा एनसेट से रिलेटेड अल्सर होता है ना उसमें यूज़ करते हैं। ये मिसकैरेजेस और ये ना अबॉर्शन इंड्यूस कराने में भी यूज़ होता है। उसके बाद हम कोलाइडल बिस्मिथ है, कोलाइडल बिस्मिथ जो सा होता है इसके मल्टीपल एक्शन होते हैं, ये भी हमारे पास ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है अल्सरेटेड एरिया पे, ताकि वहाँ पे एसिड एक्ट ना करे और बार बार अल्सर्स हमारे पास ना बने। और एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक में एक ट्रिपल थेरेपी होती है, एक क्वाड्रिपल थेरेपी होती है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। ट्रिपल को कैप से याद रखो, क्लिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, और क्वाड्रिपल को टॉम से याद रखो, टेट्रासाइक्लिन, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल और बिस्मिथ सैलिसाइलेट। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं और कब यूज़ होते हैं। हम बतैनिकोल जो था ना, पहले हम वो कोलिनोमामेटिक ड्रग थे उसको गर्ड और गैस्ट्रोब्रेसिस में यूज़ करते थे, लेकिन अब लेस टॉक्सिक ड्रग्स हैं तो अब हम उनको यूज़ नहीं करते। अब हम करते हैं D2 डोपामिन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिनोल। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जो हमारे पास एमिसिस होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया के बाद, तब ये एमिसिस जो सी होती है कैंसर कीमोथेरेपी के बाद, तब भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये यूज़ हो गए GIT को मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, दूसरा जब ये एमिसिस हो रही मतलब उल्टी आ रही होती है तो ये एंटीएमेटिक की तरह भी काम करते हैं। उसके बाद लैक्सेटिव जो से होते हैं ये ना बाउल मूवमेंट को इंक्रीज़ करा देते हैं, तो इसके डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब हमने फीसिस में बल्क बनाना है, तो इसका मतलब हम प्लांट वगैरह खाएंगे वो डाइजेस्ट तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सेलुलोज एंजाइम नहीं, तो मिथाइल सेलुलोज बल्क में। ऐसे से स्टूल सॉफ्टनिंग और कोई मतलब तेल वगैरह जैसे ग्लाइसरीन होती सॉफ्ट चीज़, उससे याद रख लें। ओस्मोटिक में लैक्टुलोज, सोर्बिटोल, और स्टिमुलेंट्स में हमारे पास एलोए, सीना, ऐसे स्टिमुलेंट, क्लोराइड चैनल में लोबुप्रिस्टोन, और ओपियोइड में हमारे पास मिथाइल नैलोट्रैक्सोन उसका एंटागोनिस्ट। ये हमारे पास हो गया। ये एंटी डायरियल में अब क्या आ जाता है, ओपियाइड के एगोनिस्ट आ जाएंगे, डाइफेनॉक्सिलेट, लोपिरामाइड, और कायोलिन और पैक्टिन को हम मिला के देते हैं। कायोलिन हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जिसको हम पैक्टिन से मिला के देते हैं ताकि हम डायरिया को कंट्रोल कर सकें। अब हम IBS देख लेते हैं। IBS में ऐसे होता है कि पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, उसके साथ डायरिया भी हो सकता है, और यहाँ तो हमारे पास इसके साथ कॉन्स्टिपेशन होती है, यहाँ पे डायरिया होता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अगर तो हमारे पास डायरिया है ना उसको IBS के साथ, तो हायोसायामीन, डाइसाइक्लोमीन जो कि पेन के लिए होगी, और ये एंटीकोलिनर्जिक होगी, और एलोस्टीरोन जो कि हमारे पास 5-HT3 एंटेगोनिस्ट होगा, और ये डायरिया को कम करेगा। उसके बाद अगर तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो हायोसायामीन और डाइसाइक्लोमीन तो वैसे ही देनी है एंटीकोलिनर्जिक, और हमने जो सा होता है क्लोराइड चैनल को ओपन करता है और डायरिया करवाता है लोबिप्रिस्टोन, जो हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर लेते हैं, वो हम देंगे इसके साथ। कैसे कैसे हमने किया, इसमें एलोस्टीरोन देना है और इसमें लोबिप्रिस्टोन जो कि कैल्शियम चैनल को करवा के हमारे पास वो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेगा, एलोस्टीरोन जो कि हमारे पास डायरिया को ख़त्म करेगा, ऊपर से हायोसायामीन और डाइसाइक्लोमीन ड्रग्स जिनके एंटीएमेटिक एक्शन होते हैं। इसमें आपको मैंने क्लासिफिकेशन दिखाई थी, आपने क्लासिफिकेशन ही सिर्फ कर लेनी है और ये आपको याद हो जाएंगे।
जिसमें हमारे पास 5-HT3 ब्लॉकिंग और डेंसिटीरोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पूछे ना कि जी हमने कीमोथेरेपी किया, पेशेंट को उल्टी आ रही, क्या देना, तो यही देना है आपने, ठीक है। बाकी मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, पहले थी सिंड्रोम, अब डिजीज़। इसमें हम 5 अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड देते हैं। इसका जो सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी नहीं पता, लेकिन ये शायद ना जो से प्रोस्टाग्लैंडिना और इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट कर देता है। अब हमारे पास इसकी काफ़ी सारी ना प्रिपरेशंस होती हैं जो कि हमारे पास कहाँ पे इसने एक्ट करना होता है उस पर डिपेंड करती हैं। अब ये देखिए आप, एक है इसकी पेंटेसा जो कि जेजोनम से एक्ट करना शुरू करती है और रेक्टम तक करती है। एक है लाइलाटा जो हमारे पास इलियम से रेक्टम तक, ये जो से सल्फासेलाजीन है, ये प्रोक्सिमल पार्ट से लेकर डिस्टल पार्ट ऑफ रेक्टम तक। रुवैसा जो सी हमारे पास ये भी डिस्टल पार्ट में। और कैनेसा ये कनाल मतलब वो जो सी नहीं रेक्टम कनाल आखिर पे होती है, वहाँ पे यूज़ करती है। सबसे पहले क्या था, पेंटेसा, लाइलाडा, सल्फासेलाजीन, रुवैसा और कैनेसा। अब हम देख लेते हैं इसके साथ, एक तो हमने ये यूज़ कर लेने, अदर एजेंट में ग्लूकोकोर्टिकोइड यूज़ कर लेनी है, इम्यूनोसप्रेसिव एंटीमेटाबोलाइट आज़ाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट सीरम और मरकेप्टोप्यूरिन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के इनहिबिटर यूज़ कर लेने हैं, इन्फ्लेक्सीमैब, अडेलिमैब और ये वाले। अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो हमारे पास डेफिशिएंसी या स्टिटोरिया हो रहा है तो हम क्या देंगे, हम पेशेंट को दे देंगे पैनक्रियाटैटिन। और अगर ड्रग्स जो है वो गाल स्टोन पेशेंट को है तो हम यूरिसोडोल दे देंगे, जो कि डिक्रीज़ करेंगे कोलेस्ट्रोल के कंटेंट को बाइल में, ताकि हमारे पास जो से हैं वो जो से स्टोन हैं वो ना, बाइल स्टोन हैं जो ना बने। उसके बाद ओक्रियोटाइड जो एक स्मैटोस्टैटिन है, तो ये हम दे देते हैं जब हमारे पास पेशेंट में ना वो वेरिसिल हैमरेज हो। तो हो गया ना। सबसे पहले हमने स्टमक डिजीज़ में जो पढ़े थे वो आपने कर लेने हैं। उसके बाद हमने जो से पढ़े थे कि एंटी डायरियल पढ़ लिए, फिर उसके बाद हमने एंटी एमेटिक्स पढ़े, फिर इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम पढ़ी, फिर आखिर पे डिजीज़ पढ़ी जिसमें 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, उसके बाद कीटोकोस्टेरॉइड, उसके बाद ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इनहिबिटर और उसके बाद हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स यूज़ होते थे।